Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार दोस्तों और यूपीएससी एस्पिरेंट्स सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों। आज हम विश्व इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय में गहराई से उतर रहे हैं। चैप्टर 5 सेक्शन 4 अलेक्जेंडर्स एम्पायर यानी सिकंदर का साम्राज्य। हाँ, और आज का हमारा इरादा सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। आप जानते ही हैं यूपीएससी की तैयारी में सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी से काम नहीं चलता। बिल्कुल। तो आज हम डिटेल ओवर ब्रेविटी वाले सिद्धांत पर चलेंगे। मतलब हर जरूरी फैक्ट, नाम, डेट, जगह सबको बारीकी से देखेंगे। एकदम। हमारी कोशिश रहेगी कि इस सोर्स मटेरियल से मैसेडोनिया के उदय से लेकर फिलिप द्वितीय और फिर सिकंदर महान की विजयों तक हर डिटेल को समझें, उसका विश्लेषण करें। और हाँ, ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस के लिहाज से बहुत जरूरी है। सही कहा। तो चलिए एक तरह से टाइम ट्रैवल करते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कमजोर ग्रीस से शुरू करके मैसेडोनिया का उदय, फिलिप के सैन्य सुधार, सिकंदर को मिली विरासत, उसका फारस पर हमला, भारत तक अभियान और फिर आखिर में उसकी सबसे लास्टिंग लेगेसी हेलेनिज्म। तैयार है सब? बिल्कुल तैयार। तो कहानी शुरू कहाँ से करें? मतलब बैकग्राउंड क्या था? देखिए, कहानी शुरू होती है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4th सेंचुरी बीसी। याद कीजिए जो पेलोपोनेशियन युद्ध हुआ था। हाँ, एथेंस और स्पार्टा वाला। बिल्कुल। उसके बाद ग्रीक शहर राज्य मतलब सिटी स्टेट्स आपस में लड़ लड़कर बहुत थक चुके थे, कमजोर हो गए थे। एथेंस, स्पार्टा, इन बड़े नामों की चमक फीकी पड़ रही थी। और ऐसे में ध्यान उत्तर की तरफ गया। हाँ, ग्रीस के ठीक उत्तर में एक राज्य उभर रहा था, मैसेडोनिया। मैसेडोनिया, लोकेशन तो ठीक ग्रीस के ऊपर हुई। बिल्कुल, एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाका। ये लोकेशन याद रखना जरूरी है, आगे काम आएगी। अच्छा, ये पड़ोसी थे, पर क्या ग्रीक शहर राज्य जैसे एथेंस, स्पार्टा, वो मैसेडोनिया वालों को अपने बराबर का मानते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही बात बहुत इंटरेस्टिंग है। जो एस्टैब्लिश्ड ग्रीक कल्चर थे ना, वो मैसेडोनियाई लोगों को हे दृष्टि से देखते थे। हे दृष्टि से मतलब? स्रोत साफ कहता है, वो उन्हें असभ्य, अनसिविलाइज्ड फॉरेनर्स, यहाँ तक कि बारबेरियन समझते थे। भले ही उनकी जड़ें हेलेनिक थीं, ग्रीकी थीं एक तरह से। कमाल है। ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो उत्तर में थे या पहाड़ों में रहते थे? नहीं, मुख्य कारण था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। मैसेडोनिया एक राजशाही थी, मोनार्की। एथेंस की तरह लोकतंत्र या स्पार्टा की तरह शहर राज्य यानी पोलिस नहीं था। ओह, तो सिस्टम अलग था। हाँ, तो ग्रीकों को लगता था कि इनमें वो नागरिक वाली बात नहीं है, सिविक रिफाइनमेंट की कमी है। और इस सोच का नतीजा क्या निकला? उन्होंने मैसेडोनिया को हल्के में लिया। बिल्कुल, उन्होंने अपने उत्तर से उठ रहे खतरे को अंडर एस्टिमेट किया। और वो खुद इतने बटे हुए थे, पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड थे, आपस में लड़ रहे थे कि किसी बाहरी ताकत का सामना करने के लिए एकजुट हो ही नहीं पाए। ये एकता की कमी तो ग्रीक इतिहास में बार बार दिखती है ना? बिल्कुल, और यही कमजोरी उन्हें असुरक्षित बना रही थी, एक तरह से तैयार कर रही थी किसी महत्वाकांक्षी राजा के लिए। और वो महत्वाकांक्षी राजा थे फिलिप द्वितीय, किंग फिलिप सेकंड, जिसने मैसेडोनिया और ग्रीस दोनों का इतिहास बदल दिया। उनकी क्या महत्वाकांक्षा थी? स्रोत बिल्कुल क्लियर है इस पर। फिलिप की सबसे बड़ी एम्बिशन थी ग्रीस को जीतना, टू कॉन्कर ग्रीस। लेकिन वो सिर्फ एक, क्या कहते हैं, लड़ाकू राजा नहीं थे। अच्छा। वो एक चतुर रणनीतिकार और सैन्य इनोवेटर थे। वो समझते थे कि जोश या डेमोक्रेसी के नारों से ज्यादा जरूरी है बेहतर ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने अपनी सेना को कैसे बदला? क्या अलग था उसमें ग्रीक सेनाओं से? बहुत फर्क था। मैसेडोनियाई सेना ग्रीक नागरिक सेनाओं मतलब सिटीजन मिलिशियाज जैसी नहीं थी। ये एक प्रोफेशनल फोर्स थी। प्रोफेशनल मतलब सैनिक साल भर ट्रेनिंग लेते थे, उन्हें वेतन मिलता था, वो हाईली डिसिप्लिन थे। फिलिप ने एक स्टैंडिंग आर्मी खड़ी की जो लंबे अभियानों के लिए तैयार थी। और लड़ने के तरीके में भी उन्होंने कुछ नया किया, वो फैलेंक्स वाली बात। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने ग्रीक फैलेंक्स को लिया और उसे आप कह सकते हैं अपग्रेड कर दिया। सबसे बड़ा इनोवेशन था सैरिसा का इस्तेमाल। सैरिसा? ये क्या चीज थी? सैरिसा मतलब भाला, पाइक। लेकिन कितना लंबा?
16 फीट, 16 फीट। वो 16 फीट, अरे बाप रे। ग्रीक वाले कितने लंबे भाले इस्तेमाल करते थे? उनके भाले जिन्हें होप्लाइट्स इस्तेमाल करते थे वो करीब 8-9 फीट के होते थे, तो दुगना लंबा लगभग। तो इसका मैदान में क्या असर होता होगा? आप कल्पना कीजिए, 16 सैनिक चौड़ाई में, 16 सैनिक गहराई में, और पहली 5 कतारें अपने 16 फीट लंबे भाले आगे किए हुए हैं। सोचिए, सामने भालों की नोकों की एक दीवार बन जाती थी, एक तरह की मोबाइल वॉल ऑफ स्टील। बाप रे। तो ग्रीक सैनिक तो उन तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। बिल्कुल, उनके छोटे भाले बेकार हो जाते थे, वो मैसेडोनिया सैनिकों तक पहुंचने से पहले ही मारे जाते। लेकिन फिलिप की इनोवेशन यही खत्म नहीं हुई। और क्या था? उन्होंने इस सुपर फैलेंक्स के साथ साथ बेहतरीन घुड़सवार सेना कैवलरी का इस्तेमाल किया। अच्छा, कैवलरी का क्या रोल था? कैवलरी किनारों की मतलब फ्लैंक्स की रक्षा करती थी और सही मौके पर दुश्मन पर टूट पड़ती थी। ये जो कॉम्बिनेशन था ना, फैलेंक्स और कैवलरी का कंबाइंड आर्म्स अप्रोच, इसने फिलिप की सेना को उस समय लगभग अजेय बना दिया था। तो फिलिप के पास ये जबरदस्त सेना थी, लेकिन ग्रीक राज्य वो अब भी बटे हुए थे। हाँ, उनमें वो राजनैतिक सुस्ती, पॉलिटिकल पैरालिसिस जारी रही। हालांकि कुछ आवाजें उठीं जिन्होंने खतरे को पहचाना, जैसे एथेंस के महान वक्ता ओरेटर डेमोस्थनीज। हाँ। उनके वो मशहूर भाषण फिलिपिक्स। हाँ, वही। डेमोस्थनीज समझ गए थे कि फिलिप ग्रीक स्वतंत्रता के लिए खतरा है। उन्होंने अपने भाषणों से एथेंस और बाकी राज्यों को जगाने की, एकजुट करने की बहुत कोशिश की। पर उनकी बात किसी ने सुनी नहीं ज्यादा। दुर्भाग्य से नहीं। आपसी जलन, राइवलरी, अविश्वास, खासकर एथेंस और थेब्स के बीच इतना ज्यादा था कि वो समय पर एक नहीं हो पाए। और फिर वो निर्णायक मोड़ आया। हाँ, 338 ईसा पूर्व 338 BCE, कायरोनिया का युद्ध, बैटल ऑफ चायरोनिया। एस्पिरेंट्स ये तारीख और ये लड़ाई जरूर याद रखें। कायरोनिया 338 BCE। हाँ। नतीजा? मैसेडोनिया की निर्णायक जीत। स्रोत कहता है ये ग्रीक स्वतंत्रता का अंत था, एंड ऑफ ग्रीक इंडिपेंडेंस। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। ग्रीक स्वतंत्रता का अंत? लेकिन फिलिप ने ग्रीस को तबाह तो नहीं किया। नहीं, उसका मकसद कंट्रोल करना था, डिस्ट्रॉय करना नहीं। उसने कॉरिंथ लीग बनाए, लीग ऑफ कॉरिंथ। इसमें सारे ग्रीक राज्य मैसेडोनिया के नेतृत्व में एक हो गए। विडंबना देखिए, डेमोक्रेसी का जन्मस्थान अब एक ऐसे राजा के नीचे था जिसे वो बर्बर मानते थे। वाकई, ये तो गजब की विडंबना है। अच्छा, ग्रीस पर कंट्रोल के बाद फिलिप का अगला निशाना क्या था? उसकी नजरें अब पूर्व पर थीं। विशाल फारसी साम्राज्य, पर्शियन एम्पायर, उस पर हमला करने की योजना थी उसकी। लेकिन क्या वो ये कर पाया? नहीं, इससे पहले कि वो अपनी योजना शुरू कर पाता, 336 ईसा पूर्व में, 336 BCE, उसकी हत्या कर दी गई, असैसिनेटेड। ये तारीख भी इम्पोर्टेंट है। हत्या? क्यों? कैसे? क्या पता है इसके बारे में? स्रोत इस पर ज्यादा डिटेल नहीं देता। दरबारी साजिश थी या कोई पर्सनल दुश्मनी या किसी बाहरी ताकत का हाथ, ये इतिहासकारों के बीच बहस का मुद्दा है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसका नतीजा। और नतीजा ये कि उसका बेटा अलेक्जेंडर सिर्फ 20 साल की उम्र में मैसेडोनिया का राजा बन गया। हाँ, सिर्फ 20 साल का। और सोचो उसे विरासत में क्या मिला। एक राज्य, जीता हुआ ग्रीस, दुनिया की शायद सबसे अच्छी सेना और पिता का अधूरा सपना, फारस पर हमला। सब कुछ इस 20 साल के नौजवान के कंधों पर। लेकिन सिकंदर कोई आम लड़का नहीं था। उसकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत खास थी, है ना? हाँ, बहुत खास। स्रोत बताता है कि उसे महान ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटल ने खुद पढ़ाया था, ट्यूटर्ड पर्सनली। ये यूपीएससी के लिए भी रेलेवेंट पॉइंट है। शासकों पर शिक्षा का असर। अरस्तू ने पढ़ाया तो मतलब उसे सिर्फ युद्ध नीति ही नहीं, फिलॉसफी, लिटरेचर, साइंस सब पता था। बिल्कुल। कहते हैं वो होमल का बहुत बड़ा फैन था और इलियड की एक कॉपी जिस पर अरस्तू ने नोट्स लिखे थे हमेशा अपने साथ रखता था। वो एक अजीब मिश्रण था, मैसेडोनिया का योद्धा राजा और ग्रीक कल्चर में पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी। सत्ता संभालते ही उसे क्या चुनौतियां झेलनी पड़ी? पिता की मौत के बाद सब ठीक रहा? नहीं, कहाँ। पिता की मौत होते ही कुछ ग्रीक राज्यों ने सोचा, चलो मौका है, विद्रोह करते हैं। सिकंदर को तुरंत और बहुत सख्ती से अपनी पकड़ मजबूत करनी थी। तो उसने क्या किया? कैसे दबाया विद्रोह को? थेब्स शहर ने विद्रोह कर दिया। सिकंदर ने जो जवाब दिया
वो बिजली की तेजी से और बेहद क्रूर था। उसने सिर्फ विद्रोह नहीं दबाया, उसने एक मिसाल कायम की। मिसाल? कैसी मिसाल? उसने थेब्स शहर को पूरी तरह नष्ट करवा दिया। हजारों लोग मारे गए और जो बचे उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया। बाप रे, ये तो बहुत ही कठोर कदम था। हाँ, बहुत कठोर, लेकिन इसका संदेश पूरे ग्रीस में साफ पहुंच गया। मैसेडोनिया का कंट्रोल इस नए जवान राजा के नीचे कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा खतरनाक और रूथलेस था। विद्रोह करने का ख्याल ही सबके मन से निकल गया। तो ग्रीस पर पूरी तरह कंट्रोल हो गया। अब उसने अपने पिता की योजना पर काम शुरू किया होगा। फारस पर हमला? हाँ, ग्रीस शांत था। अब सिकंदर पूर्व की ओर मुड़ा। फारस पर आक्रमण का स्टेज सेट था। ये बड़ा अभियान कब शुरू हुआ? किस साल? ये तो बड़ा सिंबॉलिक रहा होगा। सेना कितनी बड़ी थी उसकी? स्रोत कहता है करीब 35,000 सैनिक। इसमें मैसेडोनियन और ग्रीक दोनों थे। 35,000 सैनिक लेकर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य से भिड़ने चला। ये तो बहुत बड़ा गैम्बल था। फारसियों ने कब रोका उसे? तुरंत। पहली बड़ी लड़ाई एशिया माइनर में घुसते ही हुई, ग्रैनिकस नदी के किनारे, बैटल ऑफ द ग्रैनिकस रिवर। यहाँ उसका सामना फारस के स्थानीय गवर्नरों, सैट्रैप्स की सेना से हुआ। उनकी सेना करीब 40,000 की थी। अच्छा, तो फारसी थोड़े ज्यादा थे। सिकंदर की स्ट्रैटेजी क्या थी? वही सिकंदर का स्टाइल, तुरंत हमला। उसने अपनी खास कैवलरी, एलीट कंपेनियन कैवलरी को लीड करते हुए सीधे नदी पार करके फारसी सेना पर चार्ज कर दिया। वो खुद लड़ाई के बीचों बीच था। हमेशा की तरह फ्रंट से लीड करते हुए। हाँ, उसकी ये बहादुरी उसके सैनिकों को बहुत इंस्पायर करती थी। नतीजा, फारसी सेना हार गई। सिकंदर ने एशिया माइनर में अपनी पहली मजबूत पकड़ बना ली। ये तो जबरदस्त शुरुआत थी। ग्रैनिकस के बाद उसने क्या किया? सीधे पारस के अंदर गया? यही उसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होती है ना। बिल्कुल। वो सीधे अंदर नहीं गया। उसने पहले अनातोलिया के तट के साथ साथ मार्च किया। जो बंदरगाह वाले शहर थे उन पर कब्जा किया। तट पर क्यों? इसका क्या फायदा था? नेवी, देखो, फारस की नेवी बहुत बड़ी थी। हाँ। समुद्री ताकत थी उनके पास। हाँ। तो सिकंदर ने तट के बंदरगाहों पर कब्जा करके फारसी नेवी को उन इलाकों में बेस बनाने से रोक दिया। एक तरह से बिना बड़ी समुद्री लड़ाई लड़े ही उनकी नेवल पावर को बेकार कर दिया। और अपनी सप्लाई लाइन भी सुरक्षित कर ली होगी। एग्जैक्टली। ग्रीस तक अपनी सप्लाई लाइन और अपना किनारा, फ्लैंक, दोनों सुरक्षित कर लिए। ये दिखाता है कि नेवल पावर और लॉजिस्टिक्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। यूपीएससी के लिए भी सोचने वाली बात है ये। सच में बहुत स्मार्ट मूव था ये। तो तट सुरक्षित करने के बाद वो किधर गया? अब वो दक्षिण और पूर्व की तरफ बढ़ा, फारसी साम्राज्य के दिल की तरफ। और अब उसका सामना खुद फारसी राजा डेरियस तृतीय से होने वाला था। डेरियस तृतीय? हाँ। तो अब हमना सामना कहाँ? हाँ, इसिस के युद्ध में, बैटल ऑफ इसिस। डेरियस एक बहुत बड़ी शाही सेना लेकर आया था। इसिस? हाँ। इस लड़ाई का क्या हुआ? एक बार फिर सिकंदर की जबरदस्त जीत, और इसमें लोकेशन का भी हाथ था। लड़ाई एक पतले संकरे तटीय मैदान में हुई। तो फारसी को अपनी संख्या का फायदा नहीं मिला? हाँ, वो अपनी बड़ी सेना को ठीक से फैला ही नहीं पाए। ये सिकंदर के फेवर में गया। और राजा डेरियस का क्या हुआ? वो पकड़ा गया? नहीं, वो जान बचाकर भाग गया। लेकिन सिकंदर ने फारसी शाही कैंप पर कब्जा कर लिया, और उसमें डेरियस की माँ, पत्नी और बेटियां भी थीं। अरे, शाही परिवार का पकड़ा जाना तो डेरियस के लिए बहुत बड़ा झटका और बेइज्जती रही होगी। बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था ये। सिकंदर की बड़ी जीत थी ये, और डेरियस की अथॉरिटी पर सवाल खड़े हो गए। इसिस के बाद सिकंदर कहाँ गया? क्या वो डेरियस के पीछे भागा? नहीं, यहीं उसने एक और स्मार्ट चाल चली। डेरियस का पीछा करने के बजाय वो दक्षिण की तरफ मुड़ गया, फिनीशिया और फिर मिस्र की तरफ, इजिप्ट। मिस्र? क्यों? फारस के राजा को छोड़कर मिस्र क्यों? वही लॉजिक जो अनातोलिया के तट के लिए था। देखो, मिस्र फारस का एक जरूरी नेवल बेस था, और वहां बहुत पैसा और अनाज भी था। अच्छा। तो मिस्र पर कब्जा करके वो अपना दक्षिणी किनारा पूरी तरह सेफ कर लेता और फारस को मेडिटेरेनियन सी से पूरी तरह काट देता। ये हुआ 332 ईसा पूर्व में, 332 BCE। 332 BCE। मिस्र? वहां उसका स्वागत कैसे हुआ? लड़ाई हुई? हैरानी की बात है नहीं। स्रोत कहता है कि मिस्र के लोगों ने उसे एक मुक्तिदाता, एक लिबरेटर की तरह वेलकम किया। वो फारसी शासन से नाखुश थे। तो सिकंदर ने इसका फायदा उठाया होगा?
बिल्कुल। उसने मिस्र के देवी देवताओं और रिवाजों का सम्मान किया। नतीजा ये हुआ कि उसे फिरौन का ताज पहना दिया गया। फिरौन, सिकंदर, वाह। हाँ, और कुछ पुजारी तो उसे अम्मोन देवता का बेटा भी कहने लगे। सन ऑफ द गॉड आमन। ये तो उसकी इज्जत और रुतबे के लिए बहुत बड़ी बात थी। मिस्र में उसने और क्या खास काम किया? एक शहर बसाया था शायद। हाँ, एक ऐसा काम जिसका असर आज तक है। उसने एक शहर की नींव रखी। अलेक्जेंड्रिया, है ना? बिल्कुल। उसी साल 332 BCE में नील नदी के डेल्टा पर अलेक्जेंड्रिया शहर बसाया। लोकेशन जबरदस्त थी। बेहतरीन नेचुरल बंदरगाह, ट्रेड और डिफेंस दोनों के लिए परफेक्ट। और ये शहर आगे चलकर हेलेनिस्टिक कल्चर, लर्निंग और ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर बना। हाँ, अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी तो दुनिया भर में मशहूर हुई। हाँ, अच्छा, तो मिस्र कंट्रोल में अलेक्जेंड्रिया बन गया, सिकंदर फिरौन बन गया। अब बारी थी डेरियस की, फाइनल शोडाउन। अब वो तैयार था। उसका बैक पूरी तरह सिक्योर था। वो अपनी सेना लेकर वापस मेसोपोटामिया की तरफ लौटा, फारसी साम्राज्य के गढ़ की ओर। डेरियस ने भी इस बीच साम्राज्य के पूर्वी हिस्सों से एक और बहुत बड़ी सेना जमा कर ली थी। तो अब आखिरी टकराव कहाँ और कब? हाँ, 331 ईसा पूर्व, 331 BCE, गौगामेला का युद्ध, बैटल ऑफ गौगामेला। एस्पिरेंट्स ये तारीख भी नोट कर लें। गौगामेला 331 BCE, ये लड़ाई कहाँ हुई, क्या खास था इसमें? ये आज के मौसुल, इराक के पास एक चौड़े खुले मैदान में लड़ी गई। डेरियस ने जानबूझकर खुला मैदान चुना था। क्यों? ताकि वो अपनी विशाल संख्या, अपनी कैवलरी और अपनी युद्ध रथों, चैरियट्स का पूरा फायदा उठा सके। लेकिन सिकंदर की रणनीति फिर काम कर गई। हाँ, सिकंदर की टैक्टिकल जीनियस फिर सामने आई। उसने अपनी कैवलरी की मशहूर वेज फॉर्मेशन, मतलब कि कील जैसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके फारसी सेना के सेंटर में गैप बनाया और सीधा डेरियस की तरफ बढ़ गया। और डेरियस, उसने क्या किया? एक बार फिर डेरियस घबरा गया और मैदान छोड़कर भाग गया। उसके भागते ही फारसी सेना में भगदड़ मच गई। ये डेरियस की सेना की फाइनल और डिसाइसिव हार थी। गौगामेला ने फारसी साम्राज्य की किस्मत तय कर दी। तो गौगामेला के बाद फारसी साम्राज्य खत्म? हाँ, एक तरह से। डेरियस भगोड़ा हो गया और बाद में उसी के एक गवर्नर सैट्रप ने उसे मार डाला। सिकंदर में फारस के महान शहरों बेबीलोन, सूसा, परसेपोलिस पर आसानी से कब्जा कर लिया। इन शहरों में उसे क्या मिला, खजाना वगैरह? सूसा में उसे शाही खजाना मिला, मतलब बेहिसाब दौलत। बेबीलोन ने भी मिस्र की तरह उसका स्वागत किया, एक मुक्तिदाता के तौर पर। लेकिन परसेपोलिस के साथ कुछ और हुआ। परसेपोलिस, वो तो फारस की सेरेमोनियल कैपिटल थी, वहां क्या हुआ? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है शायद। हाँ, सिकंदर ने परसेपोलिस को जलाने का हुक्म दिया। जला दिया? क्यों? स्रोत कहता है ये एक पावरफुल सिंबॉलिक एक्ट था, बदला, रेट्रिब्यूशन। करीब 150 साल पहले ग्रीको फारसी युद्धों के समय फारसियों ने एथेंस को जलाया था ना। हाँ हाँ। ये उसी का बदला था। और ये एक ऐलान भी था कि पुराना फारसी साम्राज्य अब खत्म हो चुका है, राख हो गया। अगर हम टाइमलाइन देखें, 334 BCE में हेलेस्पोंट पार किया और 331 BCE में गौगामेला और पर्सेपोलिस। सिर्फ 3 साल। सोचो, 3 साल में दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। ये सिकंदर की स्पीड दिखाता है, कमाल की स्पीड। फारस जीत लिया गया, डेरियस मर गया। सिकंदर इतने बड़े साम्राज्य का मालिक था, क्या वो यहीं रुक गया या और आगे गया? रुकना शायद सिकंदर के खून में ही नहीं था। महत्वाकांक्षा कह लो या बेचैनी, रेस्टलेसनेस, वो उसे और पूरब की तरफ ले गई। उसने बैक्टीरिया और सोगडियाना, जो आज का अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया है, वहां कई साल और लड़ाइयां लड़ी। अब फिर वो भारत की तरफ आया। हाँ, उसने फारसी साम्राज्य की जो जानी पहचानी सीमाएं थी उनको पार किया और सिंधु घाटी में इंडस वैली में प्रवेश किया। ये साल था 326 ईसा पूर्व, 326 BCE। 326 BCE। भारत, ये तो उसकी सेना के लिए बिल्कुल नया इलाका रहा होगा। नई चुनौतियां, बिल्कुल नई क्लाइमेट, नया टेरेन, नए दुश्मन, लड़ने के भी नए तरीके। और यहाँ उसे एक बहुत खास चुनौती मिली। हाथियों की चुनौती, राजा पोरस। हाँ, हाइडेस्पीज नदी के किनारे बैटल ऑफ द हाइडेस्पीज। उसका सामना भारतीय राजा पोरस से हुआ, जिनकी सेना में स्रोत के अनुसार 200 युद्ध हाथी थे, 200 वॉर एलिफेंट्स। 200 हाथी, ये तो भयानक लड़ाई रही होगी। हाँ, बहुत खूनी लड़ाई थी, लेकिन अंत में सिकंदर जीत गया। लेकिन भारत में वो और आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, सिंधु से आगे, गंगा के मैदानों की तरफ? यहीं आकर सिकंदर को भी अपनी लिमिट्स का एहसास हुआ, या यूं कहो उसकी सेना ने जवाब दे दिया। सेना ने? मतलब? देखो, सैनिक सालों से लड़ रहे थे,
घर से हजारों मील दूर थे, बिल्कुल अनजान इलाका था। फिर मानसून की बारिश, और उन्होंने पूरब में गंगा के मैदानों में और भी बड़ी बड़ी सेनाओं की कहानियां सुन रखी थी। तो सेना ने आगे जाने से मना कर दिया। हाँ, स्रोत इसे कलेक्टिव रिफ्यूजल कहता है। वो बुरी तरह थक चुके थे, अब बस एक तरह का विद्रोह ही था ये। सिकंदर की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? कहते हैं वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने सैनिकों को समझाने की कोशिश की, कुछ दिन अपने टेंट में बंद रहा, उदास, लेकिन आखिर में उसे मानना पड़ा। वो अपनी सेना को फोर्स नहीं कर सका। तो सिंधु घाटी 326 BCE यही उसकी विजय यात्रा का सबसे पूर्वी पॉइंट बन गया। फर्देस्ट ईस्ट। हाँ, यहीं से वापसी का सफर शुरू हुआ। वापसी आसान रही होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वापसी की यात्रा भी बहुत भयानक थी, खासकर सेना का वो हिस्सा जिसे सिकंदर खुद लीड कर रहा था। गेड्रोसियन रेगिस्तान से बहुत सारे सैनिक गर्मी और प्यास से मर गए। आखिर में वो कहाँ पहुंचे? उसने अपना कैपिटल कहाँ बनाने का सोचा था? वो अपनी थकी हारी सेना को लेकर पश्चिम में बेबीलोन पहुंचा। बेबीलोन, ऐसा लगता है कि उसका इरादा बेबीलोन को ही अपनी राजधानी बनाने का था, क्योंकि वो उसके विशाल साम्राज्य के लगभग सेंटर में पड़ता था। लेकिन बेबीलोन ही उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन गया। हाँ, महान विजेता की कहानी बेबीलोन में ही खत्म हुई। 323 ईसा पूर्व में, 323 BCE बेबीलोन में उसकी मौत हो गई। सिर्फ 32 साल की उम्र में? यकीन नहीं होता, इतनी कम उम्र और इतनी बड़ी जीतें। मौत का कारण क्या था? स्रोत कुछ बताता है? पक्का कारण आज भी डिबेट का विषय है। बुखार था, मलेरिया, लड़ाइयों के घाव, बहुत ज्यादा शराब पीना, या शायद जहर। स्रोत कुछ पक्का नहीं कहता। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जगह बेबीलोन, साल 323 BCE और उम्र सिर्फ 32 साल। सोचिए, 20 साल की उम्र में राजा बना और 32 में मौत। सिर्फ 12-13 साल, और इन सालों में ग्रीस से लेकर सिंधु नदी तक का साम्राज्य खड़ा कर दिया। इतिहास के सबसे एक्सप्लोसिव मिलिट्री करियर्स में से एक। लेकिन इतनी कम उम्र में अचानक मौत, और कोई क्लियर वारिस भी नहीं था। नतीजा, उसका बनाया हुआ विशाल साम्राज्य तुरंत अस्थिर हो गया। और उसके जनरल आपस में लड़ने लगे साम्राज्य के टुकड़ों के लिए। बिल्कुल। और यहीं से इतिहास का अगला चैप्टर शुरू होता है, हेलेनिस्टिक काल, हेलेनिस्टिक पीरियड। इसीलिए ये सारी तारीखें और घटनाएं याद रखना इतना जरूरी है ना? खासतौर पर UPSC एस्पिरेंट्स के लिए। चलिए एक बार जल्दी से मेन डेट्स दोहरा लेते हैं। हाँ, जरूर। फिलिप द्वितीय से शुरू करें तो 338 BCE कायरोनिया का युद्ध, ग्रीक स्वतंत्रता खत्म। फिर 336 BCE फिलिप की हत्या, सिकंदर राजा बना, सिर्फ 20 साल का। फिर सिकंदर का अभियान, 334 BCE फारस पर हमला, हेलेस्पोंट पार किया। 332 BCE मिस्र पर कब्जा, अलेक्जेंड्रिया की स्थापना, फिरौन बना। 331 BCE गौगामेला का युद्ध, डेरियस की फाइनल हार। 326 BCE भारत में सिंधु घाटी तक पहुंचा, ये उसकी पूर्वी सीमा बनी। सेना ने वापस जाने का फैसला किया। और अंत में 323 BCE बेबीलोन में सिकंदर की मौत, सिर्फ 32 साल की उम्र में। 338, 336, 334, 332, 331, 326, 323 एस्पिरेंट्स, ये तारीखें सिकंदर की पूरी कहानी का फ्रेमवर्क हैं। इन्हें याद रखने से आपके एनालिसिस को एक स्ट्रक्चर मिलेगा। बिल्कुल। और जैसा हमने कहा, उसका पॉलिटिकल एम्पायर तो उसकी मौत के बाद टूट गया, लेकिन उसकी विजयों का एक और असर था जो कहीं ज्यादा टिकाऊ साबित हुआ। सांस्कृतिक असर, हेलेनिज्म। हाँ, और ये शायद सिकंदर की सबसे लास्टिंग लेगेसी है, हेलेनिज्म। उसकी विजयों ने ग्रीक कल्चर, भाषा, विचार, कला, दर्शन को मिस्र से लेकर सेंट्रल एशिया और भारत के दरवाजे तक फैला दिया। ग्रीक भाषा एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड की कॉमन लैंग्वेज बन गई। ग्रीक आर्ट स्टाइल्स ने दूर दूर तक की लोकल आर्ट को इन्फ्लुएंस किया। सही कहा, उसकी विजयों ने मेडिटेरेनियन दुनिया, मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ हिस्सों को एक अनप्रेसिडेंटेड तरीके से कनेक्ट कर दिया। एक बहुत बड़ा कल्चरल मेल्टिंग पॉट तैयार हुआ। जो हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है। साथियों, जरा सोचिए, जब इतनी बड़ी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स होती हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, नई बस्तियां बनती हैं, नए ट्रेड रूट्स खुलते हैं, तो इसके गहरे लॉन्ग टर्म कल्चरल इफेक्ट्स क्या होते हैं? हाँ, सोचिए जरा कि भाषा, कला, विज्ञान, धर्म, फिलॉसफी, ये सब कैसे मिलते हैं और बदलते हैं जब अलग अलग सभ्यताएं अचानक इतने बड़े पैमाने पर एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं। सिकंदर का साम्राज्य शायद शॉर्ट लिव्ड था,
लेकिन उसकी विजयों ने सदियों तक चलने वाले कल्चरल एक्सचेंज और हेलेनिस्टिक दुनिया के बीज बो दिए। ये एक रिमाइंडर है कि कभी-कभी किसी साम्राज्य की कल्चरल एको उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री से कहीं ज्यादा देर तक गूंजती है। ये एक मेंस के उत्तरों के लिए भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। दोस्तों, आज की इस गहरी बातचीत पर आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपके हिसाब से सिकंदर की विजयों का सबसे महत्वपूर्ण लॉन्ग टर्म कल्चरल इम्पैक्ट क्या रहा होगा। और अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और हाँ, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले विस्तृत विश्लेषण में मिलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.